इस देश में कई बार देखा गया है कि मानहानि का दावा करते हैं लोग। व्यापारी वर्ग हो गया, वकालत का वर्ग हो गया, मानहानि का दावा, डिफॉर्मेशन केस जिसको कहते जी हैं। जी जी जी। इसको एकेडमिक्स टर्म में इसमें तमाम चीज़ें आती, लाइबल वेल, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसको अगर एकेडमिक्स के नज़रिए से देखेंगे तो क्या है डिफॉर्मेशन? मैं आज आपको बहुत आसान भाषा में और बहुत आसान से उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ बेसिकली डिफेमेशन होता क्या है। अब डिफेमेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो डिफेमेशन का शब्द का अर्थ समझिए। इसका मतलब होता है मानहानि, यानी सबसे पहले तो किसी का मान होना चाहिए और जब आप उसकी हानि करते हैं तो वो डिफेमेशन कहलाता है, यानी फेम को डिफैक्टो करना। अब इसका स्वतः उदाहरण अगर आपको अभी मिला था तो आपने सुना होगा लेटेस्ट केस में कि राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं आपके जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करी और उस टिप्पणी पे कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दे दी। अब ये क्या था, अब इसके सिस्टम में आते हैं। ये आपका आता है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत। अब इसमें आपके 2 तरीके की चीजें होती हैं, पहला लिबिल और दूसरा स्लैंडर। अब आप किसी की भी मानहानि कैसे कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए प्रखर जी हैं। अब प्रखर जी की एक बहुत शानदार बर्गर की दुकान है। अब इनकी दुकान पर मैंने देखा बड़ा व्यापार होता है, मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी एक दुकान डाल लेता हूं। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं प्रखर जी के बगल में अपनी दुकान खोलूं और अपनी मेहनत करूं और अपनी दुकान चला ले जाऊं, या फिर मैं प्रखर जी की दुकान को बदनाम कर दूं और इनके सारे ग्राहक तोड़ के ले आऊं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन इनके यहाँ बर्गर खाने गया और मैंने अपने आप से उसमें एक बाल डाल दिया और फिर मैं हो हल्ला मचाने लगा कि अरे इसमें तो बाल है, आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, आपके यहाँ तो खाना कैसा मिलता है। ये होता है आपका स्लैंडर, यानी आपने केवल मुंह से वो बात कही। स्लैंडर जो होता है ये आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी इसकी जो गलती उतनी ही बड़ी है पर इसमें कहा जाता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सीमित होता है। कैसे? मान लीजिए आपने एक बात कही, मैंने इनकी बुराई करी, तो उस वक्त रेस्टोरेंट में कितने लोग मौजूद होंगे? 100, 50। वो कितने लोगों तक बात पहुंचाएंगे? तो बात अधिक से अधिक 1000-2000 लोगों तक जाके रुक जाएगी। पर अब मैंने उस जो बाल निकलने की बात थी उसको मैंने किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे डाल दिया, या मैंने किसी एक हाई सर्कुलेशन वाला अखबार है जो मान लीजिए उस क्षेत्र में बहुत चलता है, जिसकी बहुत बड़ी लीडरशिप है, उसमें मैंने लिखवा दिया कि प्रखर जी के जो कैफे है उसमें आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं और इनके खाने में बाल निकलता है। अब वो चीज जो हो गई वो परमानेंट हो गई। मुंह से कही गई बात टेम्पररी है, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, पर जब वही बात आपने लिखित में दे दी तो अब ये लाइबल के अंतर्गत आती है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके बारे में आपके ऊपर एक सीरियस केस भी हो सकता है। तो जो चीज मुंह से कही जाती है वो आपकी स्लैंडर कहलाती है और जो चीज आपकी लिखित में होती है वो लाइबल कहलाती है। लाइबल का इंपैक्ट कहीं ज्यादा माना जाता है, पर इसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। मान लीजिए कि आपको डिफेमेशन का केस करना है तो सबसे जरूरी चीज होती है कि वो बात झूठी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि प्रखर जी के बर्गर में बाल निकला, मैंने झूठ बोला, पर अगर वाकई में बाल निकला वो बात सच थी, या फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर किसी ने कहा यार तुम तो जेल से होके आया, और मैं वाकई जेल से होके आया, तो मैं उसके ऊपर जाके मानहानि का केस नहीं कर सकता। सच कितना ही कड़वा हो और कितना ही बुरा हो उस पर आप मानहानि का केस नहीं कर सकते। मानहानि के केस की सबसे बेसिक चीज ये है कि वो बात झूठी होनी चाहिए। तो यहां पे आप अंतर समझिएगा, जो रिटन में है वो लाइबल है, वो सीरियस ऑफेंस है। जो वर्बल कहा गया है ऑफेंस वो भी है पर उतना सीरियस नहीं है, वो स्लैंडर में आता है। शिवम जी, मानहानि के प्रकरणों में जी कानूनी रूप से सजा का कितना प्रावधान है, इस बारे में कुछ बता सकेंगे? जी, कानूनी रूप से जो प्रावधान है, जब आप स्लैंडर की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कोर्ट नहीं जाता है, उसमें माफी मांग ली जाती है। जिसमें मैं आपका उदाहरण देना चाहता हूं, जो दिल्ली के आपके करंट चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, इनके ऊपर कई मानहानि के मुकदमे हुए और हर बार ये जाके लिखित माफी मांग लेते हैं जिसकी वजह से ये छूट जाते हैं। पर अगर आप लाइबल में जाते हैं तो वहां पे आपको 2 साल तक की भी पनिशमेंट है और उसके साथ साथ
आपके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है और जुर्माना सामने वाले की हैसियत देख के किया जाता है। कल को आप जाके अगर मुकेश अंबानी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दे और मुकेश अंबानी ये साबित कर दे कि आपके एलिगेशन की वजह से उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, तो यकीन मानिए कोर्ट आपसे हर्जा वसूली में वो पैसा भी मुकेश अंबानी जी को दिलवा सकती है। तो ये यह एक सीरियस ऑफेंस होता है, तो किसी के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर। एवं जी, क्योंकि ये हमारा दर्शक वर्ग मास कम्युनिकेशन का है जी। और मास कम्युनिकेशन में एक टर्म यूज किया जाता है ग्लोबल विलेज। जी। मास कम्युनिकेशन में जरूर हम मास से कनेक्ट होते हैं, जी, जी, लेकिन जी। ग्लोबल विलेज की जो बात आती है उसमें कई चीजें आती हैं कि दुनिया सिकुड़ रही है, एक तरफ तो विलेज है और उसका इम्पैक्ट है ग्लोबली। तो ग्लोबल विलेज का जो टर्म है इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है आसान भाषा में, और ये इसको किस तरीके से कम्युनिकेशन से जोड़ करके जो हमारे भावी पत्रकार हैं वो किस तरीके से इसको समझें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और वो भी जब आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं तो यहाँ जो भौगोलिक रेखाएं हैं, जैसे आपने सुना होगा पीओके, ये पीओके क्या है भाई, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, का आपको कैसे पता? एक रेखा खींची गई ना तो आपको पता चला कि इधर का जो कश्मीर है वो पाक के पास है, या जो बगल का बॉर्डर वो नेपाल का है। तो ये भौगोलिक रेखाएं जो हैं वो अब धीमे धीमे सिकुड़ गई हैं, या सिकुड़ने को जाए कहें कि कहीं ना कहीं वो मिट गई हैं, पर वो नक्शे पे नहीं मिटी हैं, वो मिटी हैं आपके डिजिटल वर्ल्ड में। अब ये कैसे हुआ? सन 1959 यानी 1959 में सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, और इस शब्द का प्रयोग किया था हर्बर्ट मार्शल मैक्लुहान ने। ये नाम आप सबको याद रखना है, अगर आपको पत्रकारिता से जुड़ना है, आपको संचार की बात करनी है, तो मार्शल मैक्लुहान वो शख्स है जिन्होंने 20वीं सदी में कम्युनिकेशन को रिवाइव किया। इन्होंने आपको कुछ थ्योरीज दी और इन्होंने आपको बताया कि जो मीडियम है वही मैसेज है, और इन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो इन्होंने आपको ग्लोबल विलेज की एक परिभाषा बताई। इन्होंने ये कहा कि आज संचार क्रांति का इतना बड़ा युग है, पहले अगर आपकी कोई खबर जानी होती थी तो आप ट्रंक कॉल करते थे, टेलीफोन करते थे, उससे पहले तार जाते थे और तार से पहले दूत भेजे जाते थे, तो खबर दिनों दिन में पहुंचती थी, महीनों में पहुंच पाती थी, कई बार वो खबर का असर खत्म हो जाता था तब खबर कहीं तक पहुंचती थी। पर आज जब आप इंटरनेट के युग में हैं, आपने अपना मोबाइल फोन निकाला, एक वीडियो बनाया और उसको शेयर मार दिया। अब आपको भी नहीं पता कि युगांडा के किसी कोने में बैठा कोई आदमी आपको देख रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपकी खबर जो आपने एक मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खुदाई की कोई सूचना एक मजाक में कह दी, वो किसी एक स्टूडेंट के लिए एक फैक्ट बन के आ गई। यानी कि आपका जो संचार क्रांति थी उसका आपने सही इस्तेमाल किया और आपने सूचनाओं को भेजा, पर जब सूचना तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी तो उसने आपकी दूरियों को कम कर दिया। अब चूंकि दूरियां कम होने लगी तो धीमे धीमे क्या था, जैसे पुराने टाइम में क्या कहा जाता था कि अगर गांव देहात में किसी की एक बात किसी को पता चल जाए तो पूरे गांव को पता चल जाती थी। तो वहां से ये विलेज की परिभाषा आई कि उन्होंने कहा कि आज अगर सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में आपको कोई खबर कहीं तक पहुंचानी है तो वो इंस्टेंट और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वो खबर पूरे विश्व में पहुंच जाएगी। तो हो गई ना ये गांव देहात वाली बात। तो इसीलिए मार्शल मैक्लुहान ने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 1960s में, जो कि 70s में रेलेवेंट हुआ, और जैसे जैसे इंटरनेट का उदय होता गया इस कॉन्सेप्ट की वैल्यूएशन और बढ़ती गई। और आज मैं क्यों कहता हूं आपसे मार्शल मैक्लुहान को पढ़े, कि आज आपको समझ में आएगा कि संचार क्रांति का युग से 50 साल पहले उस व्यक्ति ने कह दिया था कि हम सब धीमे धीमे एक वैश्विक गांव बनते जा रहे हैं, यानी कि इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ग्लोबल विलेज। प्रखर जी एक चीज आपसे और जिज्ञासा है कि दुनिया एक डिजिटल विलेज होती जा रही है, जैसा आपने बताया कि डिजिटल डिवाइड को लेकर भी एक बड़ी चर्चा होती है। जी, वो देखिए बहुत अच्छा टर्म आपने पूछा, और डिजिटल डिवाइड पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि डिजिटल डिवाइड का मतलब कि किन्हीं दो लोगों के बीच जिनके बीच अलग अलग विचारधारा है वो डिजिटल डिवाइड है। नहीं, क्योंकि जैसे आपने मैक्लुहान वाले का जिक्र किया कि दुनिया एक गांव बन गई है, तो उसमें डिवाइड और डिजिटली भी हो रहा है सारी चीजें, तो उसमें डिवाइड और डिजिटल डिवाइड का जो टर्म है इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल डिवाइड में अक्सर कई बार हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब कोई दो लोगों के अलग अलग मत हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे के सामने, तो वो डिजिटल डिवाइड है। जी नहीं, वो डिजिटल डिवाइड नहीं है। जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं, चाहे वो हम सोशोलॉजिकल लेवल पे करें या हम कम्युनिकेशन के लेवल पे करें,
वो बात आती है रिसोर्सेज के लेवल पे। अब किसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसके पास रिसोर्सेज कम हैं, ये चीज़ डिफाइन करती है हमारा डिजिटल डिवाइड। अब मान लीजिए प्रखर जी हैं, प्रखर जी एक समृद्ध परिवार से आते हैं, इनके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट है, एक बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन है, और समहाउ मेरी पारिवारिक स्थिति मान लीजिए उतनी मजबूत नहीं है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन छोड़े मेरे पास एक साधारण सा मोबाइल है जिसपे प्रॉपर इंटरनेट भी नहीं चल पाता। तो अब प्रखर जी ये बताइए सूचना किसके पास ज़्यादा होगी, आपके पास या मेरे पास? ऑब्वियसली आपके पास, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। और ये जो डिवीजन है हम लोगों के बीच में रिसोर्सेज का, ये कहलाता है आपका डिजिटल डिवाइस। जब आप 60 और 70 के दशक में डिजिटल डिवाइड की बात करते थे तो वहां पे आता था कि किसके पास फोन लाइन मौजूद है और किसके पास फोन लाइन मौजूद नहीं है। पर आज जब संचार क्रांति का युग तेजी से बढ़ रहा है प्रखर जी, तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्यों? अब आप सोचेंगे आज तो सबके मोबाइल में इंटरनेट है। नहीं सर, आपके मोबाइल में मान लीजिए 1 GB इंटरनेट है, आप एक दिन में कितना डेटा एक्सेस कर लेंगे? उसके बाद तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। पर मान लीजिए प्रखर जी के पास अनलिमिटेड GB का डेटा है, तो ये हर सेकेंड सूचना को जो रिसोर्स फॉर्म है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये डिजिटल डिवाइड भी बढ़ता जा रहा है। अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर करने का तरीका ये है कि सरकार रिसोर्सेज दे, और दूसरा हम लोग डिजिटल लिटरेसी दूर करने के विषय पे आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर शहरी इलाके में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो सरकार ने तमाम वाईफाई पॉइंट्स बना रखे हैं जगह जगह पे, लेकिन पहाड़ी इलाका है पहाड़ी इलाकों में तो नहीं है वहाँ आप पे। अगर गांव में भी जाए, जैसे आज हम लोग लखनऊ शहर में इसको शूट कर रहे हैं, आप कपूरथला पे जाइए तो आपको वहाँ सरकार की तरफ से 5G उपलब्ध है। पर आप यहीं से ज्यादा नहीं 30 किलोमीटर दूर सफदरगंज के जुगौली या किसी और गांव में जाइए तो वहां पे आपको प्रॉपर इंटरनेट की सर्विस मौजूद नहीं है। वहां पे जो टावर लगे हुए हैं उनमें अभी 4G, हम कहते हैं 4G 5G कनेक्शन है, पर वहां पे तो बात करने में दिक्कत होती है अभी भी डेटा में, तो वहां डेटा नहीं है। तो एक गांव देहात का आदमी आज भी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से सूचना को उतनी तेजी से एक्सेस नहीं कर पा रहा। और यकीन मानिए केवल फेसबुक पे स्क्रॉल कर लेना या इंटरनेट पे इंस्टाग्राम देख लेना आपको सूचना नहीं देता है। सूचना का माध्यम वो है जहां पे आप अपनी बातें आगे तक पहुंचा सके और आगे से जो उस पे संवाद पे जवाब आ रहा है, प्रतिक्रिया आ रही है, आप उसके ऊपर भी रिएक्ट कर सके। तो ये है अभी हमारे अंदर कमियां, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत क्रैक्स हैं। सरकार को लेकर के क्या सुझाव सकते हैं? सरकार ने जैसे वाईफाई पॉइंट्स तमाम बनाए, एक सूचना तंत्र है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, तमाम तंत्र एक बड़ा मजबूत भारी पैसा भी इसमें होता है। इसको डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है आज के समय में, ये चिंता की बात है। इसको कम करने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो क्या मुनासिब नहीं है, और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? नहीं, देखिए सरकार अपनी तरफ से जो कदम उठा रही है वो जरूरी है और वो एक सही दिशा में है, पर अभी क्या वो 130 करोड़ की जो हमारी आबादी है उसके लिए सफिशिएंट है? वो नहीं है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि ये डिवाइड कम करने के लिए आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का कि जिन्होंने देखा कि गांव देहात से जब लड़का पास आउट होके आता है तो उसके पास एक अच्छा टैबलेट और मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता। तो अभी देख रहे हैं पिछले 2 सालों से एक उन्होंने टैबलेट वितरण योजना शुरू करी, मोबाइल वितरण योजना शुरू करी। तो ये एक प्रयास है सरकार का कि वो उस जो डिजिटल डिवाइड की खाई है उसको पाट सके। हाँ, वो अभी पूरी तरीके से पटी नहीं है, उसमें अभी कहीं ना कहीं प्रयास को 2-4 स्तर तक हमको और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कर्नाटक या तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस के लिए कैफेज दिए जाते हैं। तो इस तरीके की जो और भी बहुत सारी मुहिम है वो सरकार की तरफ से भी आनी पड़ेगी। और यहाँ पे प्रखर जी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे और आपके जैसे जो सभ्य लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको भी आगे आना पड़ेगा, और उसको जो गांव देहात के बच्चे हैं उनको बताना पड़ेगा कि डिजिटल लिटरेसी उनके लिए कितनी ज़रूरी है, और वो इंटरनेट का सही इस्तेमाल, देखिए इंटरनेट के इस्तेमाल कई हो सकते हैं, पर उसका सही इस्तेमाल कैसे वो अपना करियर बनाने के लिए, अपनी फसल के लिए, अपनी सूचनाओं के लिए कर सकते हैं, वो भी। यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्तरों पे हमें एफर्ट्स की जरूरत है। मतलब जनता से सहयोग की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि पिछली सरकारों में भी देखा गया, समाजवादी सरकार ने भी तमाम लैपटॉप वितरण किया, लेकिन जो आपने बात कही वो बिल्कुल जायज़ है कि जनता को भी अपनी डिजिटल लिटरेसी की भी बात आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर आदमी एक जिम्मेदारी के साथ एक
किसी व्यक्ति को अपनी सूचना में लेके आएगा, उसको संवाद करेगा, तो मुझे लगता है कि दीप से दीप जलता जाएगा और ये जो डिजिटल डिवाइड की खाई है हम इसको बहुत जल्दी पाट पाएंगे। ये डिजिटल दुनिया की बात करी, उसकी खामियों की बात भी करी। प्रिंट मीडिया का रुख करते हैं। प्रिंट मीडिया में अगर आप देखें तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान टाइम्स और अखबारी जो दुनिया है, उसमें प्रूफ रीडिंग सिंबल्स का बड़ा प्रयोग किया जाता है जर्नलिस्टिक टर्म में। बड़ी खूबसूरत चीज़ तो होती है। जो जर्नलिस्ट के स्टूडेंट है, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, वो प्रूफ रीडिंग सिंबल को किस तरीके से समझें? अगर आप जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं और आप भविष्य में पत्रकार बनना चाहते हैं तो प्रूफ रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको आना मैंडेटरी है। और ये आपको प्रखर जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, उसका कारण क्या होता है। अब आपके पास कोई भी एक कॉपी आती है तो वो हार्ड कॉपी कभी भी 100% करेक्ट नहीं होती है। उसके लिए हर संस्थान में एक प्रूफ रीडर की पोजीशन होती है। वो प्रूफ रीडर वहाँ पे बैठता है, पर वो प्रूफ रीडर उसको सही नहीं करता है। वो प्रूफ रीडर क्या करता है, वो कुछ सिंबल्स बना देता है। वो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी के बना सकता है, राइट हैंड साइड पे बना सकता है, टॉप पे या बॉटम पे। अब वो सिंबल्स आपको क्या प्रदर्शित करते हैं? वो सिंबल्स आपको ये बताते हैं कि आपने जो लेख लिखा है या जो आर्टिकल लिखा है उसमें कहाँ कहाँ गलतियां हैं, और अगर गलतियां हैं तो क्या गलतियां हैं, तो उनको जिन सिंबल से इंगित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कैरेट का एक साइन बना दिया तो वो ये दिखाता है कि यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है जो छूट गई लिखनी। आपने एक छोटा सा कोलन का साइन गोले में बना दिया तो यहाँ पे कोलन लगना था जो नहीं लग पाया, या कोई कॉमा लगना था जो नहीं लग पाया। अब आप ये सोचेंगे कि एक कॉमा से क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं सर, बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि वो स्क्रिप्ट आपने पढ़ने के लिए लिखी है और वहां पे कॉमा गायब है, तो जो फ्लो है वो फ्लो ऑफ स्पीकिंग चेंज हो जाएगा। कॉमा पे आदमी एक छोटा सा पॉज लेके बात करेगा और बिना कॉमा के वो लगातार पढ़ता जाएगा। और प्रूफ रीडिंग में अगर पैराग्राफ चेंज हो रहा है पर आपने नहीं लिखा है उसमें, तो वो एक हेलोग्राफिक सिंबल बना देता है। बहुत छोटे छोटे से कई सिंबल होते हैं। जब आप प्रूफ रीडिंग में करने जाएंगे, इसका प्रॉपर कोर्स होता है और ये आपको सिखाई जाएगी। और यकीन मानिए ये अपने आप में बहुत ल्यूक्रेटिव पोजीशन होती है। आपके पास ढेर सारे काम आता है, आप काम करते रहेंगे और ये बहुत वैल्यूबल, एक बहुत जिम्मेदार काम भी है, क्योंकि आपकी जो कॉपी है ये फाइनल कॉपी से पहले जाती है और इसमें जो भी आप गलतियां बताते हैं उनको वापस भेज के ठीक किया जाता है और री एडिट करने के बाद फिर जाके वो फाइनल कॉपी या फाइनल ड्राफ्ट का स्वरूप लेती हैं। तो प्रूफ रीडर बनना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, केवल पत्रकारिता में माइक लेके खड़ा होना ही नहीं। ये कई लोगों का सवाल इस तरीके का भी था कि प्रूफ रीडिंग तो हम जानते हैं, हम करते भी हैं, सिंबल का मतलब भी जानते हैं, किसी चीज़ का इंडिकेशन, लेकिन अखबारी दुनिया में प्रूफ रीडिंग सिंबल किस तरीके के होते हैं? तो ये बड़ा प्रश्न और जिज्ञासा था लोगों के मन में इसको लेकर के। तो ये अखबारी दुनिया में अगर हम बात करें तो जैसे आपने हैश के साइंस बना दिए, कोलन्स के साइन बना दिए, कॉमा के साइन बना दिए, तो इस टाइप के ही एक जर्नलिस्टिक सिंबल्स यूज होते हैं। और वहाँ पे इनका जो यूसेज है वो और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अखबार की लाइफ एक दिन की होती है और एक पूरे दिन की सूचना अगले दिन आपको देनी है, तो बहुत ही फास्ट पेस काम होता है। तो यहाँ पे जो प्रूफ रीडर होता है उसको तत्काल प्रभाव में सारी चीज़ों को करते जाना है। तो यहाँ पे आपकी केवल भाषा पे पकड़ नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सही भाषा किस शैली में लिखी जानी है, और ये बिना जाने आप एक अच्छी प्रूफ रीडिंग का काम नहीं कर सकते। शिवम जी, अखबारों की बात करें, उसके प्रूफ रीडिंग सिंबल की बात करें, लेकिन जो इसका इतिहास रहा है और उसके अतीत पे अगर नज़र डालें तो कई बार अखबारों पे बंदिशें भी लगी हैं, तो कई बार अखबार राजनेताओं ने चलाए भी हैं, वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। इमरजेंसी के दौरान ये देखा गया कि जो है तमाम संपादकों ने काली हेडिंग, बिल्कुल कोरा कागज छाप कर, बड़े उसमें तो बड़े यूनिक टाइम के तरीके इस्तेमाल किए गए थे। वो तो एक दौर रहा है बहुत अच्छा। तो इस पर बंदिशें भी तमाम रहीं। सरकारों ने, अंग्रेजों की सत्ता हो चाहे अभी की सरकार हो, लॉज भी बनाए, तमाम अमेंडमेंट भी हुए। वो एक तरफ दिखाया तो जाता है कि लोकतंत्र के चौथे खंभे के हित में है, कई बार उसको दबाने के लिए भी होता है। और सुदर्शन चक्र एक कवि रहे हैं, उनकी एक कविता भी कुछ इस तरीके की थी, आज के पत्रकार कांच के खिलौने हैं, उसके प्रताप के मुकाबले सब बौने हैं। तो प्रेस लॉज की जो बात आती है वो
अंग्रेजों के शासन के हों, वर्तमान समय के हों। आज बात होती है कि सोशल मीडिया पे कोई कानून क्यों नहीं है, तो प्रेस लॉस जो है वो हम पत्रकार जो काम कर रहे हैं उनको भी उससे जूझना पड़ता है। कई लॉस सामने आ जाते हैं उनको रिपोर्टिंग के दौरान। और जो स्टूडेंट वर्क है, जो एकेडमिक्स का जो विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो प्रेस लॉस के विषय में आपकी जो जानकारी है, आपका जो अनुभव है, वो साझा करें। देखिए, सरकार कभी भी रही हो और कोई भी रही हो, कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसकी प्रजा उसके खिलाफ बोले। अब होता क्या था कि जब ब्रिटिशर्स के टाइम में था तो जितने भी अखबार निकलते थे तो उन सारे अखबारों का जो एक मेन एजेंडा होता था वो होता था एंटी ब्रिटिश। भाई, अब आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और आपको कहने के लिए कोई जरिया नहीं मिल रहा, और सालों बाद आपके पास जरिया क्या आया? वो आया अखबार। तो मैक्सिमम जितने भी आपके राइटर थे उस समय के, सबने अखबार निकाला, और सारे अखबारों का जो एक बेसिक एजेंडा होता था वो जितनी क्रूरतम से क्रूरतम जो घटनाएं होती थी, जो अंग्रेज करते थे, जो जुल्म सितम आपके ऊपर ढाए जाते थे, आपके पूर्वजों के ऊपर ढाए जाते थे, वो उनको प्रकाशित करने का काम करते थे। पहले तो अंग्रेजों ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको चलने दो भाई, उनको इससे इतनी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि तब तक किसी को ये पता नहीं था कि जो अखबार का इम्पैक्ट है वो कितना सीवियर हो सकता है। पर जब उनको लगा कि ये अखबार क्रांति लाने का काम कर रहा है, ये अखबार ऐसा है कि कुछ एक अखबार ऐसे होते थे कि अगर केवल वो आपके हाथ में देख लिए जाए तो आपको जेल हो जाती थी। उनके अंदर इतना भड़काऊ भाषा होता था, इतने भड़काऊ मटीरियल लिखा जाता था, और वो सब सच। देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है, कोई सुनना नहीं चाहता। तो क्या हुआ? तो धीमे धीमे एक जो सेंसरशिप है, सेंसरशिप कोई नई चीज़ नहीं है, अंग्रेजों ने काम शुरू किया। सबसे पहले आया आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर मतलब आपकी जो प्रादेशिक भाषाएं होती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। और अखबार आदमी कौन सा पढ़ेगा? जिसकी भाषा वो जानता होगा। देखिए, अखबार के साथ एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है कि उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अखबार सुन कोई भी सकता है, प्रखर जी, आप पत्रकार, आप सोच सकते हैं इस बात को कि अखबार सुन कोई भी सकता है, पर पढ़ हर कोई नहीं सकता। पढ़ने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ लिख कौन सी भाषा सकते हैं? जो आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में खूब लिखा जाता था। तो सबसे पहले आपका आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इसमें क्या किया गया? इसमें एक आ गया कि जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको बताया गया कि आप पे सेंसरशिप है, आप ये नहीं लिख सकते, आप किंग के खिलाफ नहीं लिख सकते, जो आपके मजिस्ट्रेट है आप उनके खिलाफ नहीं लिख सकते, या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उस समय होते थे, जैसे आपके आज IAS PCS IPS होते हैं, उस समय के जितने भी आपके अंग्रेजों के शासन में गवर्नमेंट अधिकारी होते थे, उनके खिलाफ तक लिखना आपके ऊपर एक पाबंदी होती थी, और आपको एक कॉपी देनी पड़ती थी, और उस कॉपी को देख के वो प्रूफ करते थे, जो प्रूफ रीडिंग आपकी थी कि भाई ये आप छाप सकते हो कि नहीं छाप सकते हो। फिर आपके पास गैगिंग एक्ट आया, प्रेस एक्ट आया। तो इस तरीके से करते हुए 7 से 8 अलग अलग तरीके के आपके ऊपर बंदिशें अंग्रेजों ने अपने टाइम में लगाई। हालांकि कई बार कुछ उन्होंने आपको छूट भी दी कि आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, पर जब 1900 का दशक शुरू हुआ तो वहां पे आते आते अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अखबार की ताकत को वो रोक नहीं सकते। आप कानपुर से हैं, प्रताप प्रेस पे आप शोध भी करते हैं, प्रताप प्रेस पे आपने अपने कई रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे, और आप जानते हैं प्रताप की क्या महत्ता रही है। प्रताप प्रेस एक वो प्रेस होती थी, कहते हैं कि उस समय के जितने बड़े क्रांतिकारी होते थे सब प्रताप प्रेस पे पाए जाते थे। तो इन सब भगत सिंह ने भी वहां पे पत्रकारिता शुरू करी, जब वो कुछ नहीं किया तो शुरू करी है। और आपके प्रताप प्रेस के जो हमारे पूजनीय थे, जो हमारे राइटर थे, उनका नाम भूल रहा हूँ जरा, अगर गणेश विद्यार्थी जी, वो 16 बार उनकी प्रेस पे रेड पड़ी है, उनको पुलिस थाने में जमा किया गया। जब दुनिया भर में कहीं भी भगत सिंह को जगह नहीं मिली तो दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग करने बलवंत सिंह के नाम से वो लेख लिखा करते थे। तो मतलब आपका एक समृद्ध इतिहास रहा है जो अंग्रेजों के खिलाफ पत्रकारिता में लड़ता रहा है। पर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक बड़ी चतुराई वाली चीज़ करी गई। सरकार ने कोई भी प्रेस एक्ट नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम प्रेस को अलग से डिफाइन कर देंगे तो हमको इसको पावर देनी पड़ेगी, हमको इसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, जो वो नहीं देने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने प्रयोग क्या किया? उन्होंने प्रयोग किया आर्टिकल 19(1)
एंड आर्टिकल 19(2). अब आपका आर्टिकल 19 क्या कहता है सर? कि मैं और प्रखर जी हम दोनों इस देश के नागरिक हैं और हमें किसी भी चीज के बारे में कोई भी राय अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ये हमारा आर्टिकल 19(1) सजेस्ट करता है। और आर्टिकल 19(2) हमें क्या कहता है? कि वो स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे पास लेकिन कुछ जिम्मेदारी है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। तो उसी आर्टिकल 19(1) में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जितनी भी आपकी रिटन पब्लिकेशन है, ओरल पब्लिकेशन है, या जो भी आपका मीडिया, चाहे टीवी का हो या रेडियो का हो या आपकी पत्रकारिता जो आपकी अखबारों में हो रही हो, या इवन देन जो आप छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखते हैं, जो आपकी जो मैगजीन्स प्रकाशित होती है, वो सब आपका आर्टिकल 19(1) में उन्होंने कवर कर दी। पर जब उनको कभी सेंसरशिप लगानी होती है, तो जैसे आप लोग अगर जाएंगे, आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, जब इमरजेंसी हुई थी तो आपको भी पता है कि जितने भी प्रेस के अधिकार थे सबको खत्म कर दिया गया था और एक सेंट्रल बॉडी बना दी गई थी जिसकी मर्जी के बिना कोई भी अखबार कुछ भी छाप नहीं सकता था, जिसके विरोध में अभी जब हमारा संवाद शुरू हुआ तो प्रखर जी ने बताया था कि लोगों ने एडिटोरियल का पूरा पूरा पेज खाली छोड़ना शुरू कर दिया था। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से कोई चिट्ठी लिखता था जम्बल्ड शब्दों में, ताकि आपको बताता था। तो इंडिया के अंदर अभी करेंटली कोई प्रेस एक्ट नहीं है। जितने भी आपकी जो भी डेफिनेशन प्रेस की आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से आती है, जो आपकी आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(2) से आपको मिलती हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अलावा कोई और भी प्रेस एक्ट है? हाँ, वर्नाकुलर के प्रेस बारे में, एक्ट, क्योंकि हाँ। ये जो बातें हैं वो हो सकता है कि जब कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज का लिखे तो उस पर नंबर काट लिए जाए तो ये सैद्धांतिक तौर पे समझने के लिए तो जायज है, लेकिन एकेडमिक्स ब्रीफिंग भी आप इसकी देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास, आपके पास एक गैगिंग एक्ट था। गैगिंग एक्ट मतलब इसे बड़ा अच्छा शब्द है, इसे गला घोटू एक्ट भी कहा जाता था। गैगिंग एक्ट में क्या किया गया था, जितने भी उस वक्त के बड़े अखबार थे सबको एक पर्टिकुलर लिमिट दे दी गई थी कि भाई ये शब्द आपके हैं, ये चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी बोलने के लिए, और एक उनको पर्टिकुलर लिमिट दे दी गई थी कि इन लोगों के खिलाफ आपको कुछ भी छापना नहीं है। अब अगर कभी भी सत्ता ये चाहेगी कि इसके खिलाफ मत बोलो या इसके विरुद्ध मत बोलो, तो फिर पत्रकारिता का कोई महत्व रह नहीं जाता है, फिर आप केवल एक छद में बौने बन के रह जाते हो। तो वहाँ पे गैगिंग एक्ट आया था। उसके बाद आपका एक प्रेस एक्ट भी आया था। इस प्रेस एक्ट में, लेकिन ये जो प्रेस एक्ट आया था, प्रेस एक्ट काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि एक रिलीफ के तौर पर उस समय आया था। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें केवल आप पे बंदिशें लगाई गई थी, इसमें जो कुछ पुरानी पाबंदियां हैं उनको हटा दिया गया था। जैसे कि उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, अगर आपको कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, पर उसमें एक सेंसर्ड फॉर्म होगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी उस वक्त के अंग्रेज अधिकारी के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप उसके पद का नहीं बता सकते। हाँ, आप वो इंसिडेंट रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपको और भी एक्ट्स मिल जाएंगे हमारे इतिहास में। जी, ये तो एक्ट्स की बात हो गई। लेकिन एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट करके जाना जाता है, जी, सिलेबस में भी रहता है, 1927 के आसपास का या 23 के आसपास 1923 का एक्ट है सर, 1923 का एक्ट है और ये आज भी है जी। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आज भी है सर। और इसमें किस तरह की सीक्रेट की बातचीत है, क्या है, इसके बारे में बताइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। ये ऐसा कानून है जो सरकार ने कभी ख़त्म ही नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को आप लोग एस्पियोनाज एक्ट भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं जिनको गवर्नमेंट ने निषिद्ध किया है, जैसे आपकी मिलिट्री हो गई, आपकी डिफेंस हो गई, आपके जो कार्य हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके होम मिनिस्ट्री के कार्य हो गए, इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरा, आप देश के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, देश के विरुद्ध आप कोई प्लान कर रहे हैं कि आप किसी दुश्मन देश को अपने देश के कोई सीक्रेट्स बेच रहे हैं, आप वो नहीं कर सकते। और आपको जैसे कोई प्रतिबंधित, जैसे आप सबके क्षेत्र में डिफेंस क्षेत्र होंगे, वहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र की आप फोटोज नहीं ले सकते, उनके कोई नक्शे नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो ये एक सीरियस थ्रेट माना जाता है और इसमें आपको मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। और इस एक्ट के अंतर्गत अगर आपको आज भी पकड़ा जाता है तो यकीन मानिए जल्दी जल्दी कोर्ट कचहरियों में भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि ये एक्ट को आप नेशनल डिफेंस से जोड़ के देखते हैं।
आप ये ऐसा नहीं कि 1923 में बना तो अंग्रेजों ने केवल अपने फायदे के लिए बनाया, नहीं। अब आप समझिए कि अगर आपकी मिलिट्री है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट सूचना है, उसकी कोई जानकारी है, वो अगर बाहर उग्रवादियों को पता चल जाए, आपके दुश्मन देश को पता चल जाए, तो वो क्या आपके देश के लिए थ्रेट नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है, इसको आज तक वैसे ही इंटैक्ट रखा गया है और इसको बहुत रिगरसली फॉलो किया जाता है। यानी कि आपको, जैसे हम लोग कई बार सोचते मजाक में कि अरे यहाँ पे फोटो ले ली, क्या हो गया? नहीं सर, दैट कैन लीड यू टू अ प्रॉब्लम। आप कभी भी किसी मिलिट्री साइट पे जाएंगे और आप उनकी कोई फोटो खींचेंगे, आप उनके नक्शों का कुछ बनाएंगे, तो वो ये मान के चलते हैं कि आप ये सूचना कहीं ना किसी गलत वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 तब बना था और आज भी वैसे ही है। और इसको हम एस्पिनाज यानी जी जासूसी के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए भी एक एक्ट के तौर पे कहते हैं। आपने हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में बताया और ये भी है कि ये आज भी लागू है और किस कारण से लागू है। प्रेस लॉज जो अंग्रेजों के समय बने, उसके बाद आज़ादी के बाद सरकार ने किस तरीके से उसको 19A 19B में शुमार कर दिया। आपने ग्लोबल विलेज के बारे में बात करी और किस तरीके से जो है डिजिटली जो डिवाइड है हमारे, इसको दूर उसमें करना सरकार बहुत की क्या नाकामियां हैं और उसको किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं और जनता का क्या उसमें साथ हो सकता है। और आपने डिफेमेशन केस के बारे में भी बड़े अच्छे से बताया कि लाइबल क्या है, इंसिडेंट क्या है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, धन्यवाद प्रखर जी इसमें आपका कि आप आने वाली जो हमारी पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म की जनरेशन है, आप उनके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा नमन और वंदन आपको है और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे प्रयास आगे करते रहे और मैं आपका सहयोगी ऐसे प्रयासों में बनता रहूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।